सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम के लिए आज से हम स्टार्ट करेंगे हिंदी पेडागोजी की सीरीज, जिसमें हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम 15 क्वेश्चन करेंगे और आपको उसके आंसर देने पड़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले बता दूं कि मैंने जो हिंदी पेडागोजी के पूरा जो है सिलेबस वाइज पूरा टॉपिक करवा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम इसके प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। अब हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें मैं एक एक करके सारे जो है प्रीवियस ईयर करा दूंगी हिंदी पेडागोजी के। इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही शामिल है। और मैंने इसके साथ साथ ही मैंने जो हिंदी पेडागोजी का है पूरा जो है कंटेंट जो है वो करवा दिया है, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। और आप इसमें ये बहुत ज़्यादा ट्राई कीजिएगा, कमेंट में आंसर करते रहिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ तो आपको अगर आंसर पता है तो इसको क्या करिएगा कि आप आंसर लिख सकते हैं 1 2 3 4 करके कमेंट में। आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और आंसर अपना बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 3 की अध्यापिका पूरे सत्र के दौरान अपने विद्यार्थियों से अपठित अनुच्छेद, कार्यपत्रक, लेखन कार्य, चित्र वर्णन गतिविधियां, कविता, पाठ व कथा वाचन करवाती हैं। उसने सभी शिक्षार्थियों के प्रदर्शन उपलब्धि के सभी रिकॉर्ड रखे हैं और उन्हें उनकी समग्र उपलब्धि प्रदर्शन में शामिल करेगी। आंकलन के इस प्रकार के रिकॉर्ड को क्या करेंगे? मतलब जो उसने रख रखे हैं और उसको शामिल करती है, उसको बताती है, उनकी कमियां बताती है, उनके जो दिक्कत हो रही है वो सब बताती है। तो क्या ये पोर्टफोलियो है? तो नहीं, ये पोर्टफोलियो नहीं है। योगात्मक आंकलन है? नहीं, रचनात्मक आंकलन है। वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से ही बच्चे को आंकलन कर रही है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बालिका अपनी रुचि की कहानी की पुस्तक पढ़ती है, इस प्रकार के पठन को हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे पठन मतलब अपने वो इंटरेस्ट लेके पढ़ रही है अपने को, तो क्या गहन पठन बोलेंगे, जिसे इंट्रेंसिक बोलते हैं? नहीं। बारीकी से पढ़ना? नहीं। स्कैनिंग भी नहीं बोलेंगे। सरसरी तौर पर पढ़ना, स्कीमिंग भी नहीं बोलेंगे। इसको बोलेंगे विस्तृत पठन या एक्सटेंसिव पठन, जो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आप लोग साथ साथ में इसके आंसर देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी चरण कहानी पठन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे साफ लिखा है नहीं होना चाहिए, ये बताना है हमें। तो यहाँ पे क्या बोला है? पठन कौशल का संवर्धन करना। तो पठन कौशल का संवर्धन करना ये है, ये बात ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। शब्द संपदा का संवर्धन करना, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। पठन की संस्कृति विकसित करना, तो ये भी ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से नैतिक मूल्य बताना, तो ये बात गलत हो जाएगी। पठन के कहानी पठन में हमें ये चीज़ नहीं करनी, तो यहाँ पे गलत ही पूछा गया है हमसे, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक बालिका एक अपठित अनुच्छेद पढ़ती है, जो उसने कभी पढ़ा नहीं है वो अनुच्छेद पढ़ेगी। उसे इस अपठित अनुच्छेद के बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो उत्तर देने हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? तो वो क्या कर रही है, मतलब बहुत ध्यान से पढ़ रही है ना, क्योंकि उसको उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या बोलेंगे। तो क्या सरसरी तौर पे पढ़ना बोलेंगे? सरसरी तौर पे पढ़ेगी तो वो उत्तर कैसे दे पाएगी? विशिष्ट पठन, एक्सक्लूसिव पठन, नहीं। विशिष्ट पठन भी नहीं बोलेंगे, ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। विस्तृत पठन, एक्सटेंसिव पठन, नहीं, वो बाहर बाहर से या ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेगी, वो बिल्कुल बारीकी से पढ़ेगी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, स्कैनिंग करेगी, बारीकी से पढ़ पढ़ के उसका आंसर देगी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। और आप लोग भी इसका आंसर देते रहिएगा साथ साथ में, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेटर होगी। पठन कौशलों पर दिए गए कथन पढ़िए। अब पठन कौशल बता रखा है, जिसको क्या बोलते हैं? पठन केवल डिकोड करने की योग्यता भर है। इसमें क्या बोला है कि सिर्फ डिकोड कर सकते हैं हम इसको, तो ये नहीं, बिल्कुल गलत है कि सिर्फ डिकोड करने की योग्यता नहीं होती पठन में।
बच्चे पठन की क्रिया के संलग्न होकर पठन करते हैं। तो ये बात ठीक है कि बच्चे जो हैं पठन की क्रिया के संलग्न होकर ही पठन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है हमारा। आगे बढ़ेंगे, अगला है प्रक्रिया लेखन उपागम में पूर्व लेखन क्या होता है। जो प्रक्रिया लेखन है उसमें पूर्व मतलब पहले लेखन से जो लिखते हैं उससे पहले लेखन को हम क्या बोलते हैं, ये बोला गया है। तो इसमें क्या बोलेंगे, लेखन प्रक्रिया वह तत्व है जिसके दौरान लेखक समझ बनाते हैं उन्होंने क्या लिखा है या विषय वस्तु में परिवर्तन करते हैं। तो ये बात गलत है, ये लेखन के बाद की प्रक्रिया होती है। ठीक, अब यहाँ पे लेखन प्रक्रिया वह तत्व है जिसने लेखन संभाव्य टॉपिक या लेखन विचार उत्पत्ति करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, विचार को उत्पत्ति कर रहा है या उसके टॉपिक को देख रहा है, तो ये लिखने से पहले हो रहा है। तो यहाँ पे सेकंड ही ठीक लग रहा है, लेकिन दो और पढ़ लेते हैं। लेखन प्रक्रिया वह तत्व है जिसके दौरान लेखक औपचारिक रूप से अपना कार्य पाठकों तक साझा कर सकते हैं। तो नहीं, वो मतलब लिखने के बाद की ही प्रक्रिया है ये भी। लेखन प्रक्रिया का वह तत्व है जिसके दौरान लेखक प्रारंभिक विचारों की पहचान करता है। पहले से जो विचार आ रहे हैं उसके पहचान करना लेखन प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे, आप भी साथ साथ में आंसर इसका देते रहिए, अगर आपको पता है तो तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। अगला है, एक कक्षा में यह प्रयास किया जाता है कि बच्चों का ध्यान भाषा के स्वरूप पर जाए, मतलब उसके स्वरूप पर जाए। इसके लिए दीवारों, कक्षा पुस्तकालय, ऑडियो व वीडियो सभी का प्रयोग किया जाता है। इसे किस रूप में वर्णित करेंगे, इसको आप किस रूप में वर्णित करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, भाषा बोधज्ञात्मक, इंद्रियों के माध्यम से भाषा का अभ्यास, निवेश समृद्धि परिवेश या भाषा अर्जन। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमें परिवेश मतलब रियल लाइफ सिचुएशन से यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे निवेश समृद्धि परिवेश ही आंसर करेक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। नीचे दिए गए दो प्रश्न हैं, असर्शन और रीजनिंग, अभिकथन और कथन है। भाषा संप्रेषण के लिए एक प्रभावी उपकरण है। तो क्या ये प्रभावी उपकरण है? तो हाँ, संप्रेषण के लिए एक प्रभावी उपकरण है, ये बात तो ठीक है बिल्कुल। तो अब दूसरा, भाषा सामाजिक संदेश संप्रेषित करने में मदद करती है। तो ये भी ठीक है, और इसका जो है कोरिलेशन भी बन रहा है असर्शन और रीजनिंग का। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि ए और आर दोनों ही सही हैं, और ए जो है ए की आर जो है सही व्याख्या करता है। एक अध्यापक कुछ क्रियाएं मतलब एक्शन करता है। ठीक, एक अध्यापक कुछ एक्शन करता है, शिक्षार्थियों को निर्देशानुसार उनका अनुपालन करना है। मतलब जैसे जैसे वो एक्शन कर रहा है, तो जैसे जैसे शिक्षक बता रहा है उसके निर्देश के अनुसार ही उनका अनुपालन करना है। शिक्षार्थी से अपेक्षा है कि वे किसी भी प्रकार का भाषिक व्यवहार ना करें। मतलब जो शिक्षार्थी से अपेक्षा है भाषा का प्रयोग ना करें। इस विधि को क्या कहा जाएगा? तो इस विधि को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे देखते हैं, ड्रामा बोलेंगे कि आप कुल भौतिक प्रक्रिया बोल सकते हो, या संप्रेषणात्मक उपागम। संप्रेषणात्मक तो बोल के होता है ना, तो ये नहीं होगा। अनुकरण, नकल करना, नकल तो बिल्कुल करने को नहीं बोल रहा है, ड्रामा भी नहीं है यहाँ पे। तो ये है कुल भौतिक प्रक्रिया, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है, एक अध्यापक का मानना है कि मुक्त लेखन द्वारा उसके विद्यार्थियों को अपने भाषाई कौशल पुष्ट करने में मदद मिलेगी। मुक्त लेखन को लेखन ने किस रूप में जाना जा सकता है? तो अब यहाँ पे क्या है कि मुक्त लेखन को किस रूप में जाना जा सकता है, क्वेश्चन यही है, हमें पूछा गया है मुक्त लेखन क्या होता है। तो मुक्त लेखन क्या है? वह लेखन जो किसी भी निशुल्क स्रोत से लिखा जाए। निशुल्क स्रोत से लिखने को मुक्त लेखन नहीं बोलते हैं। वह लेखन जो इस बात पर आधारित है कि जो भी मस्तिष्क में आए उसे नियमों पर ध्यान दिए बगैर नोट किया जाए। मतलब उसके नियम को ध्यान में दिए बिना नोट किया जाए। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। चित्रकारी पर निर्भर नहीं होता है, स्वच्छंद स्रोत भी नहीं कहा जा सकता इसको।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपागम सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्री का प्रयोग करना होता है? तो क्या वो संरचनात्मक उपागम है या रचनावादी उपागम है, कौशल आधारित उपागम है या संप्रेषणात्मक उपागम है? तो यहाँ पे क्या है, संरचनात्मक उपागम है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई विकार डिलेक्सिया पठन वैकल्य का लक्षण है? तो पठन वैकल्य पठन पढ़ने से ही रिलेटेड होगा, अक्षरों से नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, पठन में उल्टाव, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अगला है, उद्यमी साक्षरता के किस सिद्धांत को वाइगोत्स्की का समर्थन नहीं मिला है? अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उद्यमी साक्षरता के कौन से सिद्धांत को वाइगोत्स्की का समर्थन नहीं मिला है। ठीक, तो यहाँ पे बालक निर्देशन खोज बनी, तो ये बात तो वाइगोत्स्की ने कही है। सहयोगात्मक की भी बात कही है। वयस्क निर्देशित अधिगम, मतलब कि जो बड़े से बच्चा जो सीखता है उसके लिए ड्रिल और अभ्यास, इसकी बात नहीं की है, तो यहाँ पे यही करेक्ट हो जाता है, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। बोधगम्य निवेश में क्या शामिल है? तो बोधगम्य निवेश में क्या विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग, जैसे हाव भाव, देह भाषा, चित्र, वस्तुएं, ये सारी चीजें शामिल हैं। तो हाँ, ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, व्याकरण शिक्षण का निगमनात्मक उपागम कहता है कि हमें पहले डैश करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? ड्रिल तो बिल्कुल नहीं। संप्रेषण हेतु अभ्यास, सिर्फ पढ़ने के, सिर्फ पेपरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, सिर्फ उदाहरण नहीं, नियम प्रस्तुत करने चाहिए। तो निगमनात्मक विधि क्या करता है, पहले नियम जाने फिर उसके बाद उदाहरण जाने। आगमनात्मक विधि में पहले उदाहरण आता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही ठीक है। आपके कितने नंबर बने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।